हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है, मतलब कि सेम मीडियम में ट्रैवल करती है, तो हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन कर रही है। उसी को ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन कर रही है। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट है पी से क्यू की तरफ जा रही है रे ऑफ लाइट, जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन कर रही है, मतलब कि एक ही मीडियम में ये ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक है, ये एक पॉइंट कोई पी है, ये पॉइंट आपका कोई क्यू है। पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस ऑप्टिक एक्सिस से या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से वो है y1। ठीक है, और जो क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो है y2। y1 पे जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि पी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो है अल्फा 1। ठीक है, और जो क्यू पॉइंट पे एंगल बन रहा है, इसमें मैं लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। क्यू पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो है अल्फा 2। ठीक है, इस लाइन को जो मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ तो ये इस लाइन को यहाँ काटेगी। हम मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, एन है, जिसपे ये काट रही है। ठीक है, जो डिस्टेंस है पी और क्यू में वो कितना है, हम मान लेते हैं वो डिस्टेंस है डी। अब देखिए, जब हमने इससे प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेक्सियल रे। अगर हम इस रे को पैरेक्सियल रे मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है। एक कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं λ1, y1। ठीक है, λ1, y1। λ1 क्या होता है, ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइन। ठीक है, जब आप लिखते हो y1 λ1 लिख लो, चाहे y1 λ1। और जो आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होती थी, म्यू इंटू अल्फा। तो यहाँ λ1 है तो λ1 की वैल्यू क्या होगी, μ1 इंटू अल्फा 1। अब μ1 तो यहाँ लोगे नहीं, क्योंकि जो ये रे है इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, दोनों पॉइंट पे सेम मीडियम में है। ठीक है, किसी दूसरे मीडियम में जा नहीं रही, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा, वो हम मान लेते हैं अकेला म्यू। ठीक है, तो λ1 की वैल्यू क्या है, म्यू अल्फा 1। म्यू λ1 की वैल्यू क्या है, म्यू अल्फा 1, ये आपको पता है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ अब पॉइंट पता करना है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, वो कैसे पता करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से क्यू पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, y2 है। ठीक है, तो y2 कॉमा यहाँ हम क्या लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट λ2 लेंगे। ठीक है, एंगल ये कितना बना रही है, इसके साथ अल्फा 2 बना रही है ना, तो इसलिए हमने यहाँ λ2 लिया। λ2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू अल्फा 2। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए हैं। कैसे लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि ये पॉइंट पी है किसी रे पे, तो आपको देखना है जो ये पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस ऑप्टिकल एक्सिस से कितना है, तो वो है आपका y1, कोमा आपको एक दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लेना होता है, λ1। λ1 क्या होता है, म्यू इंटू अल्फा 1। ठीक है, म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मतलब कि जिस मीडियम में ये पॉइंट है उसका, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमने म्यू मानना है। इनटू में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा 1। ठीक है, इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, μ1 म्यू y1 म्यू अल्फा 1। ठीक है, तो इसको हमें नहीं लिखना, ये हम बाद में लिखेंगे, मैं समझाने के लिए यहाँ लिखा है। अब देखिए, जो ये रे है ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन कर रही है, और जब भी कोई रे ट्रांसलेशन करती है जहाँ सेम मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, तो उस केस में जो हमने कोई दो पॉइंट्स लिए हैं पी और क्यू, ठीक है, और उनका एंगल लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा 1 और अल्फा 2, तो जो ये अल्फा 1 और जो अल्फा 2 होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के केस में अल्फा 1 जो होगा वो अल्फा 2 के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको हम एक नया कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, वो है अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब जो आपका ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है, QX2, वो कितना है, y2 के इक्वल है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। ठीक है, y2 को हम क्या लिख सकते हैं, QN प्लस NX2, ऐसे लिख सकते हैं ना, QN प्लस NX2, ये प्लस ये।
ठीक है। और ये जो लाइन है ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि जो ये डिस्टेंस होगा nx2 वो किसके इक्वल होगा, px1 के इक्वल होगा, ठीक है। nx2 किसके इक्वल है, px1 के इक्वल है, और px1 है क्या, y1 है, ठीक है। इसमें nx2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y1, तो qn प्लस y1 आ गया, किसकी वैल्यू, y2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमें अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, qn की वैल्यू निकालनी है। qn की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये फिगर देखिए, इस फिगर में ये ट्रायंगल को देखिए QNP, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ, आप लिखोगे इन ट्रायंगल QNP, तो वहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपका क्या है, α1 है, ठीक है। तो tan α1 हम यहाँ क्या ले लेते हैं, tan ले लेते हैं इस ट्रायंगल में, तो tan α1 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ये तो आपका 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, ठीक है। और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल थी इस एक्सिस के, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हुआ, QN हुआ, तो ये आ जाएगा QN अपॉन में बेस क्या है, PN अपॉन में PN। तो QN की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई tan α1 PN, ठीक है। और साथ ही जो ये Pn है ये किसके इक्वल है, इस d डिस्टेंस के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं Pn को क्या लिख सकता हूँ, Q1 इज इक्वल्स टू Pn की जगह मैंने d लिख दिया, tan α1। अब देखिए आपको मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पैरेक्सियल रे होती क्या है, तो पैरेक्सियल रे एक ऐसी रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। जो वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पास से होकर गुजर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो इसका मतलब फॉर स्मॉल एंगल के लिए आपका जो tan α1 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, α1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि α1 बहुत ज़्यादा छोटा एंगल है। तो जब स्मॉल एंगल होता है तो tan α1 को हम α1 के इक्वल ही लिख सकते हैं। तो इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम फोर्थ मान लेते हैं, पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, तो हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या आ गई, d α1 आ गई, इसको हम फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू जो यहाँ आई है, ठीक है, उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मतलब फिफ्थ इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग फिफ्थ इन सेकंड, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस Q1 था ना, Q1 की वैल्यू क्या आई थी आपकी, d α1, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से y2 की वैल्यू निकाल ली इन द टर्म्स ऑफ y1 और α1। अब देखिए इस डायग्राम से देखिए, ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, ठीक है। तो जो आप P पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट देखो, P पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, y1, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, λ1। सिमिलरली Q पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, y2, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, λ2 है, ठीक है। तो λ1 इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का, और λ2 Q पॉइंट का सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो जो ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स है इनको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, इनकी क्या क्या वैल्यूज है। तो आप क्या लिखोगे, द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द रे एट पॉइंट P एंड Q कैन बी रिटन एज λ1 इज इक्वल्स टू म्यू α1। λ1 की वैल्यू क्या थी, म्यू इंटू α1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कितना एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। और λ2 की वैल्यू क्या थी, वो थी म्यू α2। म्यू यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, क्योंकि रे ट्रांसलेशन ऑपरेशन को कर रही है, मतलब कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम ही मीडियम है, ठीक है। इनको हमने लिख लिया। अब देखिए आपको पता है कि ट्रांसलेशन ऑपरेशन में जो α1 और α2 की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। जो ये एंगल α1 है और जो ये α2 है ये क्या है, इक्वल है। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख लिया है, इक्वल है। इस फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करेंगे। करना क्या चाह रहे हैं, हमने एक इक्वेशन को बनाया है जो कि ये है y2 इक्वल्स टू y1 प्लस d α1। अब हम दूसरी इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम 1 α1 इज इक्वल्स टू α2। α1 किसके इक्वल है, α2 के इक्वल है। बोथ साइड में क्या करता हूँ, म्यू से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो म्यू α1 इज इक्वल्स टू म्यू α2 हो जाएगा, ठीक है। म्यू α1 की वैल्यू है क्या, λ1 है, म्यू α2 की वैल्यू है क्या, λ2 है,
ठीक है। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1, ऐसे लिख दूँ तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 हो गया, ठीक है। आगे देखिए इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा मतलब कि इक्वेशन जैसी इसको बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू में लैम्डा 1, ठीक है। लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू में लैम्डा 1 प्लस 0 इंटू y1, ऐसे लिख दूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा 1 प्लस 0 इंटू y1, 0 इंटू y1 0 ही बन जाएगा, और 1 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 1 नहीं होता है, तो लैम्डा 2 दोबारा लैम्डा 1 के इक्वल ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे लिखने से, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसको भी मैं थोड़ा सा 7 की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी 7th इक्वेशन, इसको हम यहीं पढ़े रहने देते हैं, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको नहीं छेड़ना। अब हम जो हमने ये पहली इक्वेशन बनाई थी y2 इज इक्वल टू y1 प्लस डी अल्फा 1, इसको छेड़ते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 y2 किसके इक्वल है, y1 प्लस डी अल्फा 1 के इक्वल है। एक काम करता हूँ, इसके मैं ऐसे लिख देता हूँ, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस डी को म्यू से डिवाइड करवा देता हूँ और म्यू से ही मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और साथ में अल्फा 1 एज इट इज। अब यहाँ से देखिए ये जो म्यू अल्फा 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो लैम्डा 1 के इक्वल होता है, यहाँ से लैम्डा 1 के इक्वल था नहीं, तो इसको मैं लैम्डा 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बाई म्यू लैम्डा 1 प्लस y1, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। तो ये 7th एक इक्वेशन बन गई और 8th एक इक्वेशन बन गई। सो आवर इक्वेशंस आर, कौन से इक्वेशन है, एक तो है लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा 1 प्लस 0y1, ठीक है। एक है y2 इज इक्वल्स टू डी बाई म्यू लैम्डा 1 प्लस y1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी 7th थी और ये आपकी 8th थी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी थी 7th और 8th। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो इक्वेशंस को हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस को हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ऐसे कर देता हूँ, लैम्डा 1 प्लस 0 इंटू y1, ऐसे लिख दूं, इज इक्वल्स टू लैम्डा 2, ठीक है। और इसको लिख दूं डी बाई म्यू इंटू में लैम्डा 1 प्लस 1 इंटू में y1 इज इक्वल्स टू y2। इस टर्म को उधर ले गया, उसको इधर ले गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कैसे लिख देता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स कौन है, लैम्डा 1 और y1 है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में क्या है, लैम्डा 2 और y2 है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखना होता है, देखिए वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट्स, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका फर्स्ट वेरिएबल का क्या कॉफिशिएंट है, 1 है, तो 1, इसका क्या है 0, सेकंड इक्वेशन का क्या है d बाई म्यू, और y1 का कॉफिशिएंट क्या है 1, इसको आपने मैट्रिक्स में लिख दिया। इनटू में क्या करते हैं, इनटू में जो वेरिएबल्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरिएबल्स कौन सा है, एक तो है लैम्डा 1 और एक है y1, तो लैम्डा 1 और नीचे y1, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना आपस में, तो आपके पास यही बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, जो इज इक्वल्स टू में होता है, क्या होता है, लैम्डा 2 और y2 है, ठीक है। लैम्डा 2 और y2 है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जो ये वाली आपकी होती है ना मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, ठीक है। तो आप लिखोगे टी आपका क्या है 1 अपॉन डी अपॉन म्यू 0 1, ठीक है, कोल्ड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। यहाँ डी क्या है, डी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, पी और क्यू के बीच में, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का। अब देखिए आपको इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो, आपने डिटर्मिनेंट निकालना भी आपको आता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो, ये कैसे होता है,
देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी, डी ई टी ऑफ टी किसके इक्वल होगा, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1 माइनस ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बाई म्यू इज इक्वल इंटू में जीरो क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। डी ई टी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1। तो ये था आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के बारे में। इसमें हमने ये भी पढ़ा ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और उसका डिटर्मिनेंट भी निकाला। इस नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा तो उस केस में रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होगी।